हमने कहा है डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जितने खराब हो गए हैं, अब हमारा संकल्प है, मैं देवभूमि के एक सेवक के रूप में मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है कि हम आगे अब देवभूमि के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, उसको खराब नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमने कई सारे निर्णय भी लिए हैं, जहां हमने सख्त भू कानून यहां पर लागू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रयास जारी हैं। वे जहां खाली जमीन देखते हैं, जहां सरकारी जमीन देखते हैं, वहीं कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को इन घुसपैठियों से अभी तक हमने मुक्त करवाया है। हम इसके साथ साथ हमारी बहन, बेटियां, बच्चियां, उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। इसके लिए हमने लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसे जो कुकृत्य हैं, जिसको मैं कहता हूं विकसित मानसिकता, उसको रोकने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने राज्य में कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर बिछाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 550 से भी अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम अभी तक हमने किया है। और आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है, ये काम हमारा निरंतर चलने वाला है, क्योंकि देवभूमि के देवत्व को बचाना ये हमारी प्राथमिकता है। हम भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं कि उनको भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़े। हम सुरक्षित उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। देवभूमि जो इसका मूल अस्तित्व है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाते होंगे, आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड का कोई भी स्थान, आप उत्तराखंड से आए हैं तो लोगों के मन में आपके प्रति एक अलग प्रकार का भाव आ जाता है। आप देखेंगे तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे कि देवभूमि का है, उत्तराखंड का है, भगवान के सबसे नजदीक स्थान का है। सच्चा होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा, साफ होगा, सुथरा होगा। इस प्रकार के भाव बने रहें, ये बनाने की जिम्मेदारी मेरी भी है और हम सबका सामूहिक दायित्व है। मैं आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये भाव बनाने का काम भी हमारा है। हमारी सरकार ने इन सभी को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर संविधान निर्माताओं ने संविधान के हर अनुच्छेद में कुछ न कुछ प्रावधान किए। ऐसे ही संविधान के अनुच्छेद 44 में जब देश का संविधान बन रहा था तो उन्होंने सबके लिए समान कानून देश के अंदर होना चाहिए, इसका प्रावधान किया था। भाइयों बहनों, हमने 2022 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने ये वचन रखा था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां गंगा भी है, यमुना भी यहां से निकलती हैं, 4 धाम है, आदि कैलाश है, अनेक हमारे यहाँ पर एक से एक जागेश्वर धाम से लेकर अनेक हमारे ऐसे तीर्थ स्थल है, आदि कैलाश है। और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड है। यहाँ रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, हर एक के लिए एक समान कानून लागू होगा। और ये हमने वचन अपना निभाया है, जो वचन दिया है उस वचन को हमने पूरा किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ये कल्चर डेवलप हुआ है कि जो कहा जाता है वो किया जाता है। और ये ऐतिहासिक काम हमने किया है। यही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, वहीं इसी हल्द्वानी में दंगे की राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रशासन पर तमाम प्रकार से कानून हाथ में लेने वाले, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ बनभूलपुरा क्षेत्र में हमारे प्रशासन पर, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ
मैं आया, मैंने देखा यहाँ पर बबली भाई नहीं होंगे, आके चले गए क्या? कहाँ हैं? इनको मैंने देखा, इनके आंखें देखी, सच में कलेजा बिल्कुल थरथरा गया इनको देखकर। हमारी पुलिस की कुछ बहनों को देखा मैंने, जवानों को देखा, हमारे अन्य पत्रकार मित्रों को देखा जो वहां गए थे। हमने तय किया कि हम अब इस दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे और दंगा करने वालों के लिए ये हमने कानून बनाया कि सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, अगर दंगे से उसका नुकसान होगा, ये संपत्ति नष्ट होगी, तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, हमने सख्त दंगा रोधी कानून भी बनाया है। साथ ही हमने राज्य में गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षा कानून भी लागू किया है। हम उत्तराखंड की मूल प्रकृति को बनाए और बचाए रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर, क्योंकि गणेश जोशी जी ने भी कहा और हमारे सभी बोलने वाले जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने जो हमसे अपेक्षा की है, मैं ये कुछ घोषणाएं यहाँ पर करना चाहता हूँ। भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, गैलेंट्री वीरता पुरस्कार से अलंकृत होने वाले अर्धसैनिकों को एक मुश्त 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पूर्व अर्धसैनिक एवं अर्धसैनिक वीर नारियों को जिनके पास स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है, को उत्तराखंड राज्य में जीवन काल में एक बार अचल संपत्ति क्रय किए जाने में स्टाम्प शुल्क में 25% तक की छूट भी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा और परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा। सैनिक कल्याण निदेशालय में उप निदेशक अर्धसैनिक एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अर्धसैनिक के एक एक पद स्वीकृत किए जाएंगे, जिसमें पूर्व अर्धसैनिक संविदा में नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बलों के हमारे उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हेतु भी जैसे हमारे सैनिकों के भांति ही जो धनराशि है, वो धनराशि भी उनको प्रदान की जाएगी। हॉस्टल निर्माण हो रहा है, उसमें जो भी विलंब है उसको तत्काल जिलाधिकारी जी उसको देख लेंगे, हमारे प्रशासन के लोग। और जैसा अभी नेगी जी बोल रहे थे, ECHS की सुविधा के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया है। मेरा आपसे कहना है कि तत्काल भूमि सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उस भूमि का चयन होना चाहिए। देखिए, मैं ये बात भी इसलिए कह रहा हूं इतने जोर देकर कि मैंने लगभग 5 महीने तक अपने पूज्य पिताजी का इलाज करवाया था और वो उनका ECHS का ही कार्ड था, ECHS, CGHS और ECHS दोनों। तो उस कार्ड के कारण कई बार इधर से भागना, उधर भागना, वो थोड़ा और भी सरलीकरण भी होना चाहिए उसका। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग थोड़ा, जैसे यहाँ से किसी को रेफर करते हैं दिल्ली, तो रेफर करने के बाद फिर एक बार और वहां जाना पड़ता है, उसकी भी थोड़ा सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं ये भी बात अपनी तरफ से भी लिखूंगा, क्योंकि जिनके पास साधन होते हैं, जिनके पास वो होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जगह की जानकारी नहीं होती है, फिर कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, फिर सीधा अस्पताल जाएगा। गणेश जोशी जी, मैं तो आपसे कहूंगा कि ये काम आप करवा दीजिए। पूरे देश का जो है सारे सैनिकों के ऊपर, अर्धसैनिकों के ऊपर बहुत बड़ा उनके लिए काम होगा। आप लक्ष्य करवाइए ये काम। क्या होता है यहाँ से, जैसे CGHS, ECHS जो भी हमारे जो है ये, इन्होंने गजराज जी ऐसा यहाँ से भेजते हैं, पहले यहाँ से करेंगे। जैसे बनबसा में हमारे यहाँ का खटीमा वाले का, उस तरफ वालों का बनबसा से रेफर करते हैं। कई बार तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई गंभीर बीमारी है तो पहले बनबसा से आप बरेली जाइए। बरेली वाले फिर देखते हैं, फिर देखने के बाद वो दिल्ली के लिए रेफर करते हैं किसी बड़े अस्पताल के लिए। तो दिल्ली जाने में भी एक वो जो बीच में उनका एक और सेंटर है, उस सेंटर में जाइए, फिर वो सारे कागज चेक करवाइए, लाइन लगी रहती है वहां पर लंबी सी। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सेंटर से सीधे रेफर हुआ, सीधे अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। और इसके लिए मैं भी निवेदन करूंगा, और मेरा कहना है कि ये काम आप अपने हाथ में ले लीजिए। जहाँ मुझे आपके साथ जाना हो, मैं आपके साथ चलूंगा। रक्षा मंत्री जी के साथ चलना है, कहीं पर चलना है, तो हम लोग इसके लिए बात करेंगे। आज अर्धसैनिक बलों के विशाल सम्मेलन में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे
सैनिक कल्याण विभाग समेत कई अन्य विभागों को भी वो मंत्री हैं, और सैनिक हो या अर्धसैनिक हो, हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहते हैं। मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीरता, साहस एवं देशभक्ति के आप सभी ध्वजवाहकों का, वीर नेशनल हीरोज का अपनी ओर से सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सच में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे देश की रक्षा करने वाले, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने वाले, प्राकृतिक आपदाओं के समय हर चुनौती को स्वीकार करने वाले और राष्ट्र की हर पुकार पर जहां देश को जरूरत होती है, जहां कम होते हैं, वहां हम का उद्घोष करने वाले, अपने प्राणों के बाजी लगाने वाले आप सभी वीर योद्धाओं के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी ने वीरता, शौर्य और समर्पण के साथ संपूर्ण जीवन भर देश की रक्षा में लगाया है। आपने अपनी सेवा के दौरान देश का चाहे कोई कोना हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, अनेक ऐसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य प्रत्येक मोर्चे पर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आपके अंदर वीरता, अनुशासन और समर्पण के बल पर आपने भारत को मजबूत, सुरक्षित और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सच में इसके बदले में अगर कोई बात देने की हो तो कुछ दिया नहीं जा सकता है, इसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता है। अगर मैं उसको थोड़ा बदल के कहूं, आप कैसे दे सकते हैं? उस जवान के जवानी का कोई बदला चुका सकता है क्या? जो अपने परिवार से दूर रहता है, अपने माता पिता से दूर रहता है, वो कालखंड अगर किसी भी रूप में अगर हम उसको कहें कि उसका मूल्य चुकाना है तो शायद ये असंभव है। सही कह रहा हूं? आपने भी जो जवानी में जो सीमाओं पर अपना समय लगाया होगा, या गणेश जोशी जी ने 50 साल पहले के जो 76 से 83 तक 7 साल का समय सेना में लगाया, तो समय वापस नहीं आ सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने पूज्य पिताजी को देखा कि हमने बचपन में कभी उनके साथ जो है कोई गतिविधि नहीं करी। हाँ, थोड़े बड़े हुए तो गए तो कभी कभी जैसा जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, बड़ा खाना होता है, बड़े खाने में जरूर सम्मिलित हो जाते थे, बहुत सारी चीजें उसमें मिलती थी, तो एक अपना उसका एक अलग मन में उत्साह रहता था। लेकिन समय कोई लौटा नहीं सकता है, उनकी जवानी की कोई कीमत अदा कर नहीं सकता है। इसलिए सच में आप भले ही रिटायर हो गए हो, आपकी सरकारी सेवा पूरी हो गई हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम और सेवा की भावना आपके अंदर हमेशा बसती है, आपके जीवन के साथ चलती है और वो कभी रिटायर नहीं हो सकती। आप जिस मोर्चे पर भी रहते हैं, वहां पर अनुभव, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की एक नई मिसाल आप सबके द्वारा कायम होती है। और मेरे पिताजी भी सेना में थे, परंतु रिटायर होने के बाद भी कभी रुकते नहीं थे, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते थे। कई बार मैं कहता भी था उनसे कि अरे थोड़ा आराम कर लिया करो, कभी रुकना नहीं और न किसी को रुकने देना। ये शायद बहुत सी सिखलाई ऐसी होती थी
काम पे लगाए रखो। जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, सवेरे से लगे रहते हैं, पूरे देश के अंदर एक नया वर्ग कल्चर पैदा हो गया। हर एक व्यक्ति काम पे लगा है। पहले तो ये आप सब लोगों के अंदर होता था, सेना में, हमारे पैरामिलिट्री में, लेकिन सच में है जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर एक नया कल्चर आ गया, और वो कल्चर है काम करने का। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग अब काम का आकलन करते हैं, केवल बातों से काम नहीं चलता है। अब देखिए, अभी मुझसे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, हालांकि ये आप लोगों का कार्यक्रम राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ है भी नहीं ना, क्योंकि सारी नीतियां बनाने का काम लोकतंत्र में आए हुए जो लोग आते हैं, सरकारें जो बनती हैं वो करती हैं। बिहार के चुनाव के बारे में आपका क्या था परिणाम जिस दिन आया? क्योंकि मुझे बिहार जाने का कई बार अवसर मिला, मैं चुनाव में गया था HR सिंह जी, तो पत्रकारों ने पूछा जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने कहा लोग अब जो है झूठे नैरेटिव पसंद नहीं करते, झूठे नारे पसंद नहीं करते, अफवाहों को पसंद नहीं करते, जो बातें धरातल पर उतर नहीं सकती, सच्चाई से कुछ तो दूर होती हैं, उनको नकार देती है। लोग काम को पसंद करते हैं। यही कारण है, देखिए आप, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, और जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, और अभी अभी बिहार का चुनाव है, उससे पहले उड़ीसा का चुनाव है, गुजरात, मध्य प्रदेश तो लगातार कई बार से सरकार लगातार बन रही है, वहां उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि लोग काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको साथ नहीं, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और जहां भी पार्टी भेजती है, जहां भी जो भी काम बताते हैं, उस काम को करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबके अंदर राष्ट्र और समाज के लिए कर गुजरने का जज्बा है ना, हमेशा हमारे सैनिकों के अंदर रहता है, हमारे इन सुरक्षा बलों में काम करने वालों के अंदर रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है, और जीवन पर्यंत एक सैनिक के रूप में उसका जीवन एक तरह से एक नया कार्य व्यवहार लेकर संपूर्ण जीवन समाज के साथ चलता है। इसलिए आप लोग भूतपूर्व नहीं है, आप सब लोग अभूतपूर्व हैं, और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश का लगभग हर परिवार वो सेना से जुड़ा हुआ है या अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में देश की सेवा को समर्पित है। इस बात का इतिहास साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी अपने प्राणों की बलिदान देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड के वीरों ने हमेशा अपने साहस से, बहादुरी से ये दिखलाया है कि देवभूमि केवल शांति का मार्ग ही नहीं सिखाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो शौर्य और वीरता का, पराक्रम का प्रदर्शन भी कर सकती है। साथियों, सैनिक पुत्र होने के नाते, और सच में मैंने जीवन में वो सारे अनुभव प्राप्त किए हैं जो एक सामान्य से सामान्य परिवेश में पैदा होने वाले और सैनिक परिवार में पैदा होने वाले एक उसकी एक पैदा होते ही जो चीजें मिल जाती हैं। और मैं इस बार जब जहां मैं पैदा हुआ था, पिथौरागढ़ जनपद का बहुत सीमांत क्षेत्र है, और इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं इस बार पहली बार वहां गया, क्योंकि वहां से लगभग 45 साल पहले यहाँ खटीमा के पास एक गांव में हम लोग आ गए थे। पिताजी सेना में थे। जब मैं वहां गया तो जब मैंने वहां का दृश्य देखा तो मैं सोच रहा था कि 12 घंटे
वहां से बस पकड़ने के लिए पैदल चलना पड़ता था। तो मैं अपनी स्थिति को देख रहा था कि मैं 4 साल का बच्चा था, छोटा सा, मैं कैसे चलाऊंगा इतना। और चारों तरफ ऐसा हिमालय देखकर मुझे लगा कि वास्तव में मैंने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तब मुझे लगा कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में जैसे मैं हूं, सभी इसी तरह से निकलते हैं, हमारे यहाँ सबका ही वही कठिन जीवन है। तो एक सेना का जो कालखंड है, जो एक सैनिक अपने परिवार को छोड़कर जो सेना को देता है, इसलिए मैंने कहा कि उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। और मैंने भी उनकी सभी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको बहुत नजदीक से देखा है और समझा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा जो हमारे बलिदानी हैं, शहीद हैं, अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हैं, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं तो सच में मन बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं अपने को भी बहुत जोड़ लेता हूं, बहुत मैं वहीं पहुंच जाता हूं कि किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, इसलिए भली भांति जानता हूं। इसलिए सैनिक की जो शहादत है उसका कोई मोल नहीं हो सकता है, कोई कीमत नहीं हो सकती है। लेकिन हम सबको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि एक शहीद सैनिक के परिवार को उनके जाने के बाद कोई परेशानी ना आए, कोई समस्या ना आए, समाज, सरकार सब उनके साथ खड़ी रहे। हम उनके घाव तो नहीं भर सकते उनके परिवार, क्योंकि जिनका बेटा चला जाता है, जिनका पति चला जाता है, किसी का छोटे बच्चे हैं, उनका पिता चला जाता है, तो वो वापस नहीं आ सकता, वो घाव हम नहीं भर सकते, परंतु हम उन परिवारों के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके आंसू पोंछ सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने अर्धसैनिक बलों के और सैनिकों के, उनके आश्रितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अभी हमने जो वीरता और बलिदान को नमन करते हुए सैनिकों को जो अनुग्रह राशि दी जाती थी उसको भी बढ़ाने का काम किया है। 10 लाख से हमने 50 लाख किया है। वीरता पदक से अलंकृत जो हमारे सैनिक हैं उनको सम्मानित करने वालों का भी वह भी राशि बढ़ाई है। कीर्ति चक्र वालों की भी बढ़ाई है, शौर्य चक्र की भी बढ़ाई है। इतना ही नहीं, हम शहीद जो हमारे सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों की सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार और उनके स्मारकों का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, युवा सब हमारे सैनिकों की वीर गाथाओं से परिचित हों, उनका स्मरण उनके हमेशा दिमाग में रहे, जिससे कि वो देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर भी रहे कि उनका सम्मान देश का सम्मान होता है, उनका सम्मान आने वाली भविष्य का सम्मान होता है, उनका सम्मान भविष्य के लिए हमें एक पाथे देता है, एक रास्ता देता है, एक मार्ग देता है। इसलिए लोग सेना को प्राथमिकता देते हैं। हमारे राज्य के अंदर आज भी देवभूमि को इसीलिए वीरभूमि कहा जाता है कि यहाँ के लोग आज भी सबसे पहले अगर कहीं किसी को प्राथमिकता देते हैं, भले ही कोई अच्छी नौकरी भी मिलती है सबको, अच्छे आज क्योंकि समय बदल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सेना आज भी हमारे लिए सबसे पहले सम्मान की जो है सेवा होती है। इस वर्ष भी हमने 10 वीर बलिदानियों की स्थिति में स्मारक बनाने की स्वीकृति प्रदान हमने करी है। शहीद परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन करने की भी हमने शुरुआत की है, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि 28 लोग अभी तक इस जो हमने प्रावधान किया, इस प्रावधान के अंतर्गत 28 लोगों को अभी तक सरकारी सेवा में समायोजित किया गया है। ये सभी हमारे जितने भी कदम हैं, ये हमारे सैनिकों के प्रति हमारा सम्मान है और हमारा ये समर्पण का प्रतीक भी है कि हमारे लिए सेना और अर्धसैनिक बल क्या मायने रखते हैं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारी सरकार जो सेवारत सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रितों के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। साथियों, आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेना को
आज अत्याधुनिक संसाधनों से भी युक्त किया जा रहा है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पहले जहां हमको छोटे छोटे सैन्य उपकरण, रक्षा के सामान, रक्षा उपकरण दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, दूसरे देशों से हम क्रय करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले जो दुनिया के शीर्ष देश हैं, उन शीर्ष देशों की सूची में आज भारत का नाम आ गया है। मैं कल पोरबंदर में माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ जो यूनिटी मार्च यात्रा वहां निकाली जा रही है, उस यात्रा में सम्मिलित हुआ था मैं। सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, स्टेचू लगाया गया है, तब रक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि आज हमारा रक्षा निर्यात 30,000 करोड़ तक पहुंच गया। आप सोचिए 30,000 करोड़, और आने वाले अगले 2-3 ही सालों में ये हमारा रक्षा का निर्यात 50,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के स्वदेशी हथियारों की शक्ति को पूरे विश्व ने देखा, किस प्रकार से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते। साथियों, आप सभी देश के रक्षक होने के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध संस्कृति है, विरासत है, उस परंपरा के भी आप सब संरक्षक भी हैं। आप सभी जानते हैं कि हमको देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कई नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां कभी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं और यहां के मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा डेमोग्राफी देवभूमि की खराब की जा रही है, इस प्रकार के खिलवाड़ किए जा रहे हैं। सुनियोजित कोशिश के खिलाफ हमारी सरकार सजग हो रही है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी वीर योद्धा, हमारी सभी वीर नारियां हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अपना इसी प्रकार से हमारे सभी परिवारजन आप अपना आशीर्वाद भी देंगे, अपना सहयोग भी देंगे और सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के, आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। पुष्कर धोनी, पुष्कर धोनी, पुष्कर धोनी।